नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें देखेंगे और इन खबरों पर जो खबरें आ रही है उन पर चर्चा करेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों से। और सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो कि पाकिस्तान ने लगातार कई नापाक कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें बिल्कुल नाकाम हुई और भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पलटवार के तौर पर। तो किस तरह की तैयारी भारत ने की हुई थी जिससे कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मार पड़ रही है। और इसके बाद बात करेंगे एक और मार की कि पाकिस्तान को दुनिया भर में जिस तरह से कूटनीतिक मात दे रहा है भारत, जिस तरह पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी पाकिस्तान ने कर रखी है, पाकिस्तान टस से मस नहीं हो पा रहा है और दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है आतंकवाद के नर्सरी के तौर पर। और जब हर जगह से पाकिस्तान पिछड़ रहा है तो नैरेटिव खड़ा कर रहा है, प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है, सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक झूठे दावे कर रहा है, लेकिन भारत उसके हर झूठ को बेनकाब भी कर रहा है। तीसरी से जुड़े तमाम बातें आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच और किस तरह से भारत का शौर्य हर जगह पर देख रहा है, उन सभी मुद्दों पर होगी बात। तमाम सवाल जवाब हम करेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाताओं से और खास मेहमानों से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अहम बैठकों का दौर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ गहन चर्चा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मिले बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर करेंगी बैठक। तो साइबर सुरक्षा की तैयारियों की भी इसी बैठक में होगी समीक्षा। सुरक्षा के हालात को देखते हुए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। थल सेनाध्यक्ष को जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना को ड्यूटी पर बुलाने की शक्तियां की प्रदान। भारतीय सीमा में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश। तो जांबा सेक्टर में बीएसएफ ने मार गिराए 7 आतंकवादी और पाकिस्तानी पोस्ट ढांढर को भी जबरदस्त नुकसान। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी। सुखोई SU-30 MKI को मार गिराने और भारतीय पायलट के पकड़े जाने के दावे को बताया गया सरासर झूठ। तो इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया कि पूरे देश में तो ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, पाकिस्तान का हर झूठ हो रहा है बेनकाब। तो पाकिस्तान हर मोर्चे पर मात खा रहा है, मार खा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की नापाक कोशिशें हुई लगातार और किस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत के शौर्य ने दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद बौखला गया है पाकिस्तान। भारतीय सीमा पर लगातार गोलीबारी उसने की है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के कई हवाई हमलों की कोशिशों को, लगभग सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। और फिर जब पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कर रहा है तो भारतीय सेना भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो फिसड्डी खिलौना साबित हुआ, क्योंकि भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तो वो नहीं भेद पाए, लेकिन भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मिसाइल हमले की कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारत लगातार उनकी कोशिशों को नाकाम कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की हर एक मिसाइल को रोक दिया और बेअसर कर दिया। यह सब हुआ कैसे? यह सब मुमकिन हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जो भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो अपना बनाया है, उसी की तो ताकत दिख रही है अभी पाकिस्तान के साथ इस लड़ाई के दौरान। पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करने के साथ ही भारत ने तेजी और सटीकता के साथ जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। और इस बीच जब उधर मात खा रहा है तो जो पाकिस्तान का आजमाया हुआ नुस्खा है, एक बार फिर से भाड़े के टट्टू आतंकवादियों के सहारे आ गया है पाकिस्तान। लेकिन यहां भी मात मिली। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 7 आतंकवादियों को मार गिराया और सीमा पर तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे ही रही है। और इसी में पाकिस्तानी पोस्ट ढांढर, उसको जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है, तैयारियों का जायजा लिया है कि किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में अगर पाकिस्तान लगातार जो अपनी नाकामयाब कोशिश कर रहा है, उसको किस तरह से मात दिया जाए। तो इन सब के बीच भारत लगातार अपने पक्ष को दुनिया के सामने रख रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के हर एक झूठे दावे का खंडन किया है। Civilians were killed in these attacks. I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. तो वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी जो लगातार जानकारी दे रही हैं, उन्होंने लाहौर में भारत द्वारा डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किए जाने के बारे में जानकारी दी है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। ये जो बातें हम आपको सुनवा रहे हैं, ये भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ही कही गई थी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है जिसमें अपडेट, ताजा जानकारी भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे और दिखाएंगे। लेकिन इस बीच पूरे विश्व में तो पाकिस्तान की थू-थू हो ही रही है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अंदर वहां के सांसद भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को बुज़दिल बता रहे हैं। जरा सुनिए, देखिए। अगर शेरों का लश्कर, उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? सुना आपने, ये पाकिस्तान के सांसद है। और कल हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान के एक सांसद इसी नेशनल असेंबली में रो रो करके दुआ कर रहे थे। लेकिन आप ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ऊपर वाले भी नेकी का साथ देता है। पाकिस्तान नेकी को छोड़ चुका है। आज इसी पर बात करने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है और किस तरह से भारत लगातार जबरदस्त प्रहार कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेघना देव हमारे साथ गुजरात से और अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर से, और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी आपका। मैं आपके पास आऊं
उससे पहले जरा अपने संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट और अपडेट ले लेता हूं। पहले मैं अमृतपाल सिंह आपका रुख कर रहा हूं। यह बताइए कि किस तरह से जो पाकिस्तान की कोशिशें तो उन्होंने बहुत की अमृत, कि भारत के कई जगहों पर 15 से भी ज्यादा जगहों पर उन्होंने कोशिश की कि हवाई हमले किए जाए मिसाइल के जरिए, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उम्मीद से भी ज्यादा कामयाब नजर आया अमृत, क्योंकि कई जगहों से जो पाकिस्तान के मिसाइल के हैं उनके मलबे, उनके टुकड़े कई जगहों से मिलने चालू हैं। अमृत। जी बिल्कुल लालचंद्र, परसों की रात और कल की रात भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट्स और कुछ ड्रोन्स अटैक्स किए गए, जो जैसे कि आपने बताया कि यूएस जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उनको न्यूट्रलाइज किया। S-400 सिस्टम्स ने उनको न्यूट्रलाइज किया। इनफैक्ट आकाश जो इंडिजिनस सैम हैं या सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उनको यूज़ करके इन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया। इनको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। भारतीय जो इंटेंडेड टारगेट्स थे उन पर हिट नहीं करने दिया गया। तो जाहिर है कुछ मलबा पंजाब के जहां मैं हूं मौजूद उसके बॉर्डर इलाकों में गिरा। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर के कुछ इलाकों में ये मलबा गिरा। भारत की फौज, भारत की BSF और यहाँ की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं जो राज्य सरकार की, वो वहाँ पहुँची और उनको ये चेक किया कि इसमें से कुछ लाइव एम्यूनेशन या लाइव मिसाइल्स तो नहीं हैं, उनको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो मलबा इकट्ठा किया गया और रिमूव किया गया। तो क्लियरली अगर आप जगहें देखें जिन पर अटैक किया गया, चंडीगढ़ जहां आपकी वेस्टर्न कमांड है आर्मी की, बठिंडा जहां आपकी 10 कोर है, जलंधर जहां आपकी 9 कोर है, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़ जहां आपकी ट्रांसपोर्ट हब है, एयरबेस है, आदमपुर जहां आप जो आपकी एयरबेस है, इन जगहों पर तो क्लियरली उनका मकसद था कि इंडिया की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और सिविलियन जो रहायशी इलाके हैं उन पर अटैक किया जाए। पर भारत के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन्होंने उनको नाकाम किया, ध्वस्त किया। जी बिल्कुल। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। मैं अश्विनी का रुख करता हूं, उसके बाद मेघना के पास भी आऊंगा। अश्विनी, जरा बताइए कि किस तरह से ये पाकिस्तान के ऊपर दोहरी मार कि एक तो जो उन्होंने हमले की कोशिश की, मिसाइल हमले की, हवाई हमले की, वो सारे के सारे हो गए फुस, क्योंकि यहां पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको जमींदोज कर दिया। और दूसरी तरफ जो उनका एयर डिफेंस का दावा था उसको भारत के हमलों ने पूरी तरह भेद करके कई जगहों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो ये पाकिस्तान पर दोहरी मार, अश्विनी, क्या कुछ आप बॉर्डर पर देख पा रहे हैं? जी लालचंद, मैं आपको बॉर्डर के दृश्य भी दिखाऊंगा। LOC से सटा हुआ ये क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के तहत यहाँ पर इस मकान को पूरी तरीके से नुकसान हुआ है, ध्वस्त हो गया है। ये मकान आप देख सकते हैं। मैं उड़ी में हूँ। उड़ी का ये मकान है जो उड़ी और बारामूला को जोड़ने वाला राजमार्ग है, उसी पर अवस्थित है ये। और इसके अलावा जो मैं दिखाऊंगा कि पीछे जो गाँव है वो दृश्य यहाँ से नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि बारिश हो रही है और काफ़ी बादल हैं। तो बगल का जो झेलम पार करने के बाद का जो गांव है वहां पर हैवी मोर्टार शेलिंग हुई थी, हैवी आर्टिलरी से फायरिंग हुई थी। यहां से चंद किलोमीटर दूर ही यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो काफ़ी पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अपने कायराना हरकतों का मुजाहरा करते हुए, उदाहरण देते हुए काफ़ी हैवी शेलिंग की है और काफ़ी इस क्षेत्र में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की कायरता का सीधा सीधा प्रमाण है कि पाकिस्तान किस तरीके से, आप देख रहे हैं, लोगों के आशियानों को उजाड़ रहा है, लोगों के रोजगार के साधनों को उजाड़ रहा है, लोगों के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। प्रत्युत्तर दिया गया है, माकूल जवाब दिया गया है। लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो उड़ी में एक महिला की मृत्यु हुई है, साथ ही साथ एक महिला जो है गंभीर रूप से घायल है। अब से थोड़ी देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य की जो मेडिकल जो कि स्वास्थ्य मंत्री है इतू, वो दोनों लोगों ने उच्च अधिकारियों के साथ यहाँ पर आकर पूरा का पूरा मुआयना किया है। GMC बारामूला में खुद इस समय राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं, वहाँ पर घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं।
लेकिन ये सीधा सीधा सबूत है पूरी दुनिया के सामने कि किस तरीके से पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर ही लाइन ऑफ कंट्रोल है और उस पहाड़ी के उस पार से पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से जो इंस्टॉलेशंस है, आर्मी इंस्टॉलेशंस है, वहाँ से हैवी शेलिंग की जाती है और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बावजूद इसके मैं ये बताऊं कि स्थानीय प्रशासन ने यहाँ के लोगों को पूरी तरीके से इवैक्यूएट करके निचले इलाकों में भेज दिया है, बारामूला में भेज दिया है और वहाँ पर जो घायलों हैं उनके इंतजाम है पूरे उनके स्वास्थ्य का और देखरेख का। और आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं लालचंद विस्तार से आगे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसीलिए जुड़े रहिएगा। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि आप बारिश में खड़े हैं, लेकिन रहिएगा, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मेघना के पास चलते हैं। मेघना, करीब मुझे लगता है दो ऐसी जगहें थी गुजरात में भी जिसको पाकिस्तान ने, जहां पर रात में उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की, हवाई हमलों की, वो कोशिश भी नाकाम। किस तरह से आप गुजरात में तैयारियां देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से तैयारियों पर बातचीत भी की है। मेघना जी बिल्कुल, देखिए बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खास तौर पर समीक्षा की है कि परिस्थिति क्या है और उसके साथ ही किस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है फोर्सेस का। लालचंद, हम आपको बता दें, चूंकि हम विजुअल्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, काफी ज्यादा फोर्सेस का मूवमेंट सरहद की तरफ हो रहा है। गाइडलाइन का पूरा पालन करना चाहिए। कच्छ बॉर्डर, उसके साथ ही अगर हम देखें तो जी बिल्कुल, और बनासकांठा में अगर हम देखें, हम अभी कच्छ में हैं, लेकिन बनासकांठा, पाटन भी ऐसे जिले हैं जिनकी सरहद पाकिस्तान से लगती है और वहां पर भी काफी मैसिव मूवमेंट दिख रहा है फोर्सेस का। और ना केवल, क्योंकि देखिए ये जो गुजरात जो है ना केवल लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से, बल्कि उसके साथ ही कोस्ट लाइन भी जो है उसको भी सिक्योर करने की जवाबदारी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की है। तो उसके लिए भी आज मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी जिसमें कि नेवी, कोस्ट गार्ड और उसके साथ ही अगर हम देखें बीएसएफ और जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं और उसके साथ ही गुजरात पुलिस भी शामिल थी। गुजरात में ऑर्डर्स निकाले गए हैं कि 15 मई तक कोई भी फंक्शंस में, इवेंट्स में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा और फायर क्रैकर्स नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस चीज पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्यमंत्री ने ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ये भी देखा कि सैटेलाइट सिस्टम्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और इतना ही नहीं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी सारे जिलों में एक तरीके से मीटिंग ली है जिसमें इंश्योर किया गया है कि कोई भी मेडिकल अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो उस इमरजेंसी के लिए तैयारियां पूरी होनी चाहिए। प्रशासन को और आरोग्य विभाग को बताया गया है। ठीक है, मैं लौटता हूं, आप सभी के पास लौटूंगा और साथ में जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, उनसे भी बात करूंगा जरूर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक आप सभी के पास, मैं अभी लौटता हूं। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर।
म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। इसको मॉनिटर करेंगे कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, थोड़ा सा ये पूरा कंट्रोल होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में होगा। और ये क्योंकि पीडब्ल्यूडी की हाई राइज बिल्डिंग है, इसलिए आज यहाँ पर लगाया गया है। आज से रात से ही 40-50 की संख्या में और भी लगेंगे। कब तक लग जाएंगे सर? 1-2 दिन में सभी सारे पूरी दिल्ली को क्या संदेश देंगे सर? पूरे अलर्ट को लेकर कितनी तैयारी है दिल्ली सरकार की? दिल्ली सरकार कितनी तैयार? पूरे दिल्ली को इससे कवर करेंगे और दिल्ली सरकार की, भारत सरकार की जो भी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आएंगे, दिल्ली सरकार उसके लिए एकदम तैयार है। हमारी पुलिस, हमारे जवान सभी तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव,
खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और किस तरह से भारत जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान के हर एक डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं, मेघना देव जुड़ी हुई हैं, अश्विनी मिश्रा जी जुड़ी हुए हैं, साथ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सीधे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी के पास चलता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, ये कमाल हुआ कैसे, ये डबल कामयाबी मिली कैसे कि पाकिस्तान का सारा एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन भारत का वो डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाया। ये पिछले कुछ सालों में जो भारत ने तैयारियां की हैं, भारत ने अपना भी उत्पादन किया है और सारी जो रक्षा तैयारियां की हैं, क्या उसकी वजह से हमें ये दोहरी कामयाबी मिली है? जैसे कि आपने बिल्कुल सही बताया कि हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरा अस्त कर दिया है और दूसरा उनकी मिसाइल्स हमने सब हवा में उड़ा दिए हैं। ये श्रेय हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स में जाता है जो कि एयरफोर्स और आर्मी का है। इसमें सबसे ऊपर है जो विश्व का नंबर 1 सिस्टम है, S-400 है, जो हमने हाल ही में रूस से लिया है। उसके साथ साथ जो हमारी आकाश मिसाइल्स हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। इसके साथ जो रडार सिस्टम्स है जो लोकली भी बनाए हुए हैं और इंपोर्टेड भी हैं, साथ ही साथ इनमें गन्स भी होती हैं जिसमें ZU-23 होती हैं और L-70 गन्स होती हैं। मैं लौटता हूं। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य कर सकते हैं अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पत्र लिखा गया है। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू निर्देश, MHA ने आपातकालीन खरीद के लिए यह चिट्ठी लिखी है राज्यों के सचिवों को। राज्य कर सकते हैं अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल, खासतौर पर खरीद के लिए। नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद जितनी भी सामग्री हैं उसको लेकर राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो पूरी तैयारी सरकार की, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। MHA ने यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह पत्र आपातकालीन खरीद के लिए लिखी है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर, इस ब्रेकिंग न्यूज पर। नीरज, हमने कुछ बातें तो इस पत्र की बता दी हैं, और क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा? नीरज, देखिए, सभी जो मुख्य सचिव हैं उनको ये पत्र लिखा गया है और जो सिविल डिफेंस रूल 1968 की जो धारा 11 है उसमें इस तरह का प्रावधान है कि वो उसके तहत तमाम तरह के जो उपाय हैं वो डिस्ट्रिक्ट में किए जा सकते हैं। अगर कोई शत्रु देश का हमला होता है या किसी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो उसमें चाहे सायरन की खरीद हो, इसके अलावा जो बंकर हैं उसका निर्माण किया जाए, जो पुराने बंकर हैं उनको सुरक्षित किया जाए, इसके साथ ही जो प्रशिक्षण है वो लोगों को दिया जाए। उसके लिए जो दल है वो बाकायदा न केवल जगह जगह जाकर लोगों को प्रशिक्षण देता है बल्कि मेडिकल की जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं उसका जो इंतजाम है वो होना चाहिए। ये ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनकी जो खरीद है वो सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके से दिशा निर्देश गृह मंत्रालय के द्वारा सभी मुख्य सचिवों को दिया जा चुका है कि वो सिविल डिफेंस रूल 1968 के तहत ये तमाम जो चीज़ें हैं उनकी खरीदारी है उस फंड से कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 1965 का लालचंद जब युद्ध हुआ था उसके बाद सिविल डिफेंस रूल 1968 का अस्तित्व सामने आया था और उसमें जो धारा 11 है
वो ये कहती है कि इस तरह की जो निधियां हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है अगर शत्रु देश हमला करता है, आपात स्थिति होती है, तो उस समय में सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो खरीदारी कर सकते हैं और जो अपने लोग हैं उनकी जो जान माल है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। उसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अब मुख्य सचिवों को ये लेटर लिखा है। तो हम समझ सकते हैं कि देश के अंदर तनाव है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, लगातार ड्रोन के द्वारा अटैक कर रहा है, मिसाइल के द्वारा अटैक कर रहा है और उसकी वजह से जो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा ना हो, वो सुरक्षित रहें, उसके लिए गृह मंत्री ने ये लेटर लिखा है तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को ताकि फंड का इस्तेमाल करके लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा सके। नीरज, जो बातें आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा और विस्तार करके हमें बताइए कि क्या ये मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो खास तौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों के लिए इस चिट्ठी का ज्यादा महत्व है और क्या इस चिट्ठी के बाद जो राज्य की सरकारें हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक जो कुछ भी उनको वहां पर महसूस होंगी उन जरूरतों को वो जिन चीजों में पहले केंद्र सरकार की अनुमति की भी जरूरत होती थी उसके बिना भी सीधे वो खरीद कर सकती हैं? नागरिक सामग्री से जुड़ी हुई जितनी ये चीजें हैं, नागरिक उपयोग की वस्तुएं जो हैं और खास तौर पर जो उनको जरूरी लगेंगी उन चीजों की वो खरीदारी कर सकती हैं। क्या इस पत्र के मकसद को इस तरह से समझा जाए? बिल्कुल खरीदारी कर सकती हैं और उन्हें किसी तरह की जो अनुमति है या किसी तरह से केंद्र सरकार की जो अनुमति लेने की बात है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि अगर उनको ज़रूरत लगती है तो वो इन तमाम चीज़ों को खरीद सकते हैं और इसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि नागरिक सुरक्षा को लेकर जो भी वस्तुएं अगर सिविल डिफेंस का जो रूल है 1968 धारा 11 के तहत जो खरीदनी है वो खरीद सकता है राज्य सरकार। और ख़ास तौर से आप देखें कि सीमावर्ती राज्य हैं, जिस तरीके से पुंछ में लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, हमारे जो नागरिक हैं उनकी जान माल को जो खतरा है वो भी पैदा हो रहा है। आपने देखा भी है कि कई सारे जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु भी हो गई है पाकिस्तान के इस हमले में, बड़े पैमाने पर संपत्तियों का नुकसान हुआ है और लगातार इस तरह की जो कायरतापूर्ण हरकत है वो पाकिस्तान कर रहा है और जो हमारे निर्दोष जो नागरिक हैं उनको टारगेट भी कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में ड्रोन के द्वारा अटैक करने की कोशिश की गई, मिसाइल दागने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे जो जवान हैं वो लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान का। आप देखें चंडीगढ़ में वहाँ पर भी ड्रोनों से हमला करने की जो कोशिश है वो की गई। पंजाब के और राजस्थान के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की गई। तो जो सीमा से सटे हुए जो राज्य हैं और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम मुख्य सचिव हैं जो राज्यों से जुड़े हुए हैं उन सभी को एक तरीके से ये निर्देश है कि वो नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे सायरन खरीदने की बात हो या फिर जो बंकर हैं उनके निर्माण की बात हो, पुराने बंकरों का पुनर्निर्माण करने की बात हो और लोगों को प्रशिक्षण देने की बात हो, इन सब चीज़ों पर जो व्यय खर्च कर सकते हैं तो वो अब व्यय खर्च कर सकते हैं ताकि नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। लालचंद बिल्कुल, जिस तरह से नीरज लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर चल रहा है, क्या उन्हीं बैठकों के नतीजे के तहत ये पत्र लिखा गया है और आगे भी हम इस तरह के जो भी आवश्यक जो कुछ भी होगा नागरिक सुरक्षा के लिए उसके बारे में निर्देश, उसके बारे में पत्र आगे भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन बैठकों से लगातार नजर क्योंकि रखी जा रही है तो आगे भी इस तरह के निर्देश, इस तरह के पत्र और आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल गृह मंत्रालय लगातार आंतरिक सुरक्षा को लेकर नज़र बनाए हुए है। आपने देखा भी कि आज बैठक भी हुई, गृह मंत्री ने उस बैठक की अध्यक्षता भी की जिसमें आप देखें कि बीएसएफ के डीजी थे, इसके अलावा सीआईएसएफ के डीजी थे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर जो अधिकारी हैं वो थे, आईबी के डायरेक्टर उस बैठक में मौजूद थे, इसके अलावा गृह सचिव उस बैठक में मौजूद थे और स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर पूरी चौकसी बरती जाए। और आप देखें कि उसी का नतीजा है कि बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उनको मार गिराया है। हमारे देश की हवाई जो सुरक्षा है उस पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो, उसको लेकर सीआईएसएफ और जो हवाई सुरक्षा को लेकर जो एजेंसियां हैं उनको भी स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। तो लगातार गृह मंत्रालय 24 आवर्स लगातार इस पर नजर रखे हुए है। आगे भी जैसे जैसे जरूरत होगी गृह मंत्रालय दिशा निर्देश देगा, गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी करेगा। और इससे पहले भी लालचंद आप देखें
कि तमाम जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य थे उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी गृह मंत्री ने बैठक करी थी और उस बैठक में भी स्पष्ट तौर से ये गृह मंत्री का कहना था इन राज्यों से कि इनको अगर किसी तरह की सहायता, किसी तरह की जरूरत है तो गृह मंत्रालय 24 घंटे उनको वो सहायता उपलब्ध बनाए रखिए नजर, बनाए रखिए नजर। जो कुछ भी फैसले इस तरह के आएंगे उसके बारे में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। और एक बार फिर से लौटते हैं अपने संवाददाताओं के साथ और अपने जो मेहमान थे उनके साथ भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करके भारत किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ राजीव चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं। राजीव चोपड़ा जी, अपनी बात रह गई थी, जरा आप उसे कंप्लीट कीजिए कि भारत ने ये दोहरी कामयाबी हासिल किस तरह से भारत कर रहा है, किस तरह से भारत इसकी पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहा था। देखिए, हमने पहले बताया था कि हम कोई इसके बाद स्ट्राइक नहीं करेंगे, पर अगर पाकिस्तान कोई स्ट्राइक करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। जैसे आपको मालूम है कि उन्होंने रात को परसों स्ट्राइक किया। हमने हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें रडार्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, गन्स होती हैं, मिला जुला सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड एयरफोर्स और आर्मी का होता है। इसमें इंटायर बॉर्डर जो एलसी है, आईबी है और रडार से कवर रहती है और जब टारगेट कोई डिटेक्ट होता है उसको लॉक ऑन कर लिया जाता है और फिर मिसाइल्स और गन्स को आदेश दिया जाता है जो भी जितनी रेंज में होते हैं उनको हवा में ही बर्बाद करने का। ये हमारे जैसे मैं बता रहा था S-400 सिस्टम जो रशिया से है, वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम है, ये हमने वहां से इंपोर्ट किया हुआ है। साथ ही साथ हमारी DRDO ने हमारा आकाश सिस्टम बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। L-70 Zu-25 गन्स जो हमारे हैं, ये सारे मिसाइल सिस्टम ने हवा में ही इन सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इनके कम्युनिकेशंस को नाकारा कर दिया और यही S-400 और आकाश मिसाइल हमने और ड्रोन से इनके बड़े शहरों में जिसमें पाकिस्तान का लाहौर, रावलपिंडी है और सियालकोट है, उन पे अटैक किया मिसाइल से। जैसे कि खबरें आ रही थी कि पूरा लाहौर की मिसाइल सिस्टम जो इनकी चाइनीज बैटरी है HQ-9 मिसाइल बैटरी, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद वहां काफी दहशत फैली, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो गया और उनकी एयरफोर्स को बहुत दिक्कत पड़ रही थी अगर कोई उनको ऑपरेशन करने थे। उनकी वजह से उनके ऑपरेशन भी निकारा हो गए। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है और आप देख रहे हैं कुछ हमने डेब्रिस भी मिल रहा है हमें, बिल्कुल उनकी जांच होगी, बिल्कुल वो मलबे मिल रहे हैं सबूत के तौर पर। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आपके पास लौटता हूं अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, आप कुछ और भी उस समय जोड़ना चाह रहे थे कि किस तरह के हालात बॉर्डर पर हैं, और ये भी जोड़ लीजिएगा कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपने भाड़े के टट्टुओं के सहारे हो गया है क्या, जिस तरह से वहां पर 7 आतंकवादियों को BSF ने मार गिराया है। निश्चित तौर से आतंकवादियों को जो सीज फायर वायलेशन के अंदर वो आतंकवादियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने की उसकी हमेशा रणनीति रहती थी। 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जो बचे हुए आतंकवादी तो भाग गए हैं। दर्जन के आसपास आतंकवादियों की संख्या बताई जाती है, यानी कि पूरी तरीके से पाकिस्तान को उचित तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लालचंद जी, इससे पहले जो आप सवाल कर रहे थे कि पूरा का पूरा हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस तरीके से हम कामयाब हुए वो नाकामयाब हुए, उसमें एक कारण ये भी है कि ये रातों रात नहीं बना है। ये पिछले 11 साल की अगर देखिए दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे सैन्य रणनीतिकारों की, और उसके तहत ये पूरा का पूरा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हुआ है। बराक 8 हमारा शामिल है। अगर आकाश हमने इंडिजिनस तरीके से बनाया है तो बराक 8 हमने इजराइल से लिया है। बराक 8 हुआ, हमारा आकाश मिसाइल हुआ, जैसा कि विशेषज्ञ जी बता रहे हैं कि S-400 सुदर्शन 400 जिसको हम कहते हैं उसका अभेद्य चक्र है। उसके साथ साथ जो हमारे DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम जो बनाए गए हैं, हमारा DRDO का जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है, और साथ ही साथ जो हमने विदेशों से ड्रोन लिया और उनको भारत में फिर से मैन्युफैक्चर किया गया है, उन ड्रोन के जरिए जिनको एक तरीके से सामान्य शब्दों में सुसाइड ड्रोन कहे जाते हैं, उनके जरिए लाहौर के अगर पूरे के पूरे एयर कम्युनिकेशन को ध्वस्त किया जाता है, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और मिसाइल अटैक के जरिए किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहा पाकिस्तान के लिए कि किस तरीके से
उसके सदाबहार मौसम के मित्र के HQ-9 को हम अब भेज देते हैं और हमारा का पूरा अभेद्य सुरक्षा कवच बना रहता है। तो यानी कि जवाब कई मोर्चे पर दिए गए हैं, हिमाकत अगर करेगा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल वो जवाब मिल रहा है। दिखाऊंगा देश और दुनिया देखे लालचंद बस 2 मिनट के लिए कि किस तरीके से केवल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान। ये बौखलाहट का ये परिचय है, बौखलाहट का परिचय है। ठीक है, एक महिला की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ एक महिला घायल है। सुचारू उपचार उनका किया जा रहा है, लोगों के यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है लालचंद। ठीक है, मैं लौटता हूँ सीधे अमृतपाल सिंह का रुख करते हैं। अमृत, आज पाकिस्तान की संसद से एक सांसद का कथन आ रहा है, अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहे हैं। कल पाकिस्तान की संसद से एक सांसद का बयान आया था कि भाई हम तो हर जगह से मारे पीटे जा रहे हैं, अब बस ऊपर वाले की दुआ चाहिए, नेकी करेंगे नहीं और ऊपर वाले की दुआ चाहिए। उससे पहले एक सांसद कह रहे थे जी अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम तो लंदन चले जाएंगे। ये पाकिस्तान में इस तरह की बातें आ रही है अमृत, तो जाहिर सी बात है कि इससे वहां की मनस्थिति, जब नेताओं की सांसदों की ये मनस्थिति है तो पाकिस्तान में किस तरह की मनस्थिति होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अमृत जी बिल्कुल, देखिए आवाम की बात कर लें, चलो नेताओं में तो पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं, वो एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, जो इस तरह के नाटक दिखे जाते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, उसको आप पॉलिटिक्स को भी स्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ पे सवाल तो उठ ही रहे हैं कि जिस तरह से आपने पूरे वाक़या को हैंडल किया और जिस तरह से ये पूरी एस्केलेशन हुई, पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछ रही थी, अब उनके अपने लॉ मेकर्स, अब उनके अपने सांसद अपने वज़ीर आज़म से ये सवाल पूछ रहे हैं। पर आवाम की बात करें, उन बेचारों का क्या कसूर है कि उन पर ये मसल्लत किया जा रहा है। इकोनॉमी का बुरा हाल है, वो हैंडल नहीं हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, अपनी आवाम के साथ आप झूठ बोल रहे हैं। भारत की जो मिसाइल स्ट्राइक्स थी पहलगाम के आंसर में जो 7 मई को हुई थी, उसमें ये ख्याल रखा गया था कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो। तो आपने अपनी आवाम पे ये मुसल्लत कर दी। वो आज आपसे सवाल पूछेंगे कि रोटी खाने को, साफ पानी को, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ सैनिटेशन तो आप दे नहीं पाए, जो हुकूमत का मेन जिम्मेवारी होती है। जंग आपने उन पर और मुसल्लत कर दी, ब्लैकआउट्स, वैसे भी उस मुल्क में बिजली का बहरान इतना है कि जंग ना भी लगे ब्लैकआउट्स होते रहते हैं। बिल्कुल, पर अब तो उनमें आपने एक फियर साइकोसिस पैदा कर दिया, जिसके जिम्मेवार आप हैं। मेघना का एक बार रुक करूंगा। मेघना, अभी हम बात कर ही रहे थे कि प्रधानमंत्री ने फोन किया है और गृह मंत्रालय की तरफ से ये चिट्ठी आ गई, यानी सीमा पर और खासतौर पर सीमा पर स्थित राज्यों को, गांवों को जो कुछ चाहिए उन इलाकों को, उसके लिए उस संदर्भ में इस पत्र को देखा जाना चाहिए। मेघना, जल्दी से। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके की तैयारी चल रही है लालचंद्र, देखिए सबसे पहले ये है कि खाद्य सुरक्षा के लिए जिस तरीके का नोटिफिकेशन आ गया है, तो बेशक राज्यों के पास अब ये फैसला है और कि उनको जब जरूरत पड़ेगी तो उस तरीके से वो खाद्य सुरक्षा के तहत वो खरीद सकते हैं वो जो भी उनको चाहिए। उसके साथ ही आरोग्य की परिस्थिति पर भी ऑलरेडी जो मीटिंग है वो चल रही है, जिसमें जिलों में किस तरीके से आरोग्य व्यवस्था इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी भी हम यहाँ पर, ये जो रास्ता है यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर बॉर्डर है, और अगर हम आपको बताएं लालचंद्र, लगातार मैं यहाँ पर अभी भी फोर्सेस का मूवमेंट देख रही हूँ, तो जिससे ये पता चलता है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर है और ऑफेंसिव सारी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां फिलहाल। शुक्रिया फिलहाल मेघना, शुक्रिया अश्विनी, शुक्रिया अमृतपाल, शुक्रिया और राजीव चोपड़ा जी, कर्नल राजीव चोपड़ा जी। आप जरा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी रहिएगा, अभी आपसे हम फिर एक बार जुड़ेंगे। अभी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप बात करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की कूटनीति घेराबंदी भी पूरी दुनिया में भारत कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई तो चल ही रही है और दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है भारत को, ऑपरेशन सिंदूर को, आतंक पर प्रचंड प्रहार को। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के रुख का समर्थन करते हुए पाकिस्तान को दुनिया भर के देशों की नसीहत मिल रही है। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर के इस्लामिक देशों का भी भारत को समर्थन मिलता जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में पहले ही मात खा चुका है और अब पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा है। लेकिन आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के देश पाकिस्तान से सवाल पूछ रहे हैं। दुनिया भर के देश पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि अब तक उसने आतंकियों को लेकर क्या किया है। और इस बीच पहले से खस्ता हाल पाकिस्तान को अब आर्थिक मदद की और अधिक दरकार हो गई है। कंगाल पाकिस्तान अब दूसरे की मदद के सहारे भारत के साथ युद्ध लड़ना चाहता है। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान में निवेशकों की नजर अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फैसले पर है। पाकिस्तान ने दुनिया से लोन की मांग की और बाद में कहा कि हमारा तो सिस्टम हैक हो गया था। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कंगाली की हालत किस तरह की है। मूडीज ने भी तो बताया है कि 3-4 दिन से ज्यादा आपकी इकोनॉमी है नहीं भारत से लड़ने की। तो पाकिस्तान लगातार कूटनीतिक मोर्चे पर भी विफल हो रहा है। भारत ने जबरदस्त कूटनीतिक घेराबंदी कर रखी है पाकिस्तान की। तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के जो झूठ वो दुनिया भर में फैलाता है उसका पर्दाफाश अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जरा उनको सुनिए। ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। बुनियादी झूठ पर हुई है, पाकिस्तान की बुनियादी झूठ पर हुई है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं अखिलेश के पास सबसे पहले चलता हूं। अखिलेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है भारत सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, कल जो हमें जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक स्थिति ये थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तकरीबन हर रोज होगा जब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। और आज भी हमें जानकारी मिली थी सुबह ही कि करीब 5:35 के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अभी इसका कंफर्मेशन हुआ है कि 5:30 बजे एक स्पेशल ब्रीफिंग होगी। जिस तरह हमने देखा कि कल स्पेशल ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी शामिल थे, उसके अलावा सेना के 2 अधिकारी जो है, जिसमें एक एयरफोर्स की थी और एक थल सेना की थी। तो इन तीनों के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस संचालित हुआ। आज भी ये संचालित होने की संभावना है। ये तीनों इसमें शामिल रहेंगे। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जो हम सूचनाएं दें वो ऑथेंटिक सूचना दें। जो सूचनाएं मान लीजिए सोशल मीडिया की तरफ से आ रही है, कुछ सूचनाएं कि यहाँ बम गिरा दिए, वहाँ बम गिरा दिए, वो जो सूचनाएं हैं अपुष्ट सूचनाएं हैं, खास करके पाकिस्तान की तरफ से जो आ रही हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि भोंडे तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। कि किसी ने लिख दिया कि इस्लामाबाद खत्म हो गया, किसी ने कहा कि लाहौर खत्म हो गया, किसी ने कहा रावलपिंडी खत्म हो गया। तो इस तमाम सूचनाओं को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि कौन कौन से ऑपरेशन हमने किए हैं, कहाँ कहाँ हमारा प्रयास चल रहा है और किस किस नई फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से तकरीबन हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगा, स्पेशल ब्रीफिंग होगी और स्पेशल ब्रीफिंग को विदेश मंत्रालय के विशेष अधिकारी एड्रेस किया करेंगे। दूसरी तरफ जहाँ तक बात है कि विदेश के जो जितने हमारे राजदूत हैं उन सारे राजदूतों को ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने देश जहां वे स्थापित हैं वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ संलग्न हो। और इसी के तहत ब्रिटेन में जो हमारे वी दोराईस्वामी हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, अमेरिका में हमारे जो विनय क्वात्रा है उन्होंने CNN को इंटरव्यू दिया और इसी तरह से अन्य देश के राजदूत भी एक एक करके इंटरव्यू दे रहे हैं। वो बता रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से ये जो घटना है ये एक आतंकवादी घटना है और हमारी लड़ाई जो है, जैसा विनय क्वात्रा ने वहाँ अमेरिका में बताया, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से, दुनिया भर में समर्थन मिल भी रहा है, दुनिया भर में समर्थन मिल भी रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, लेफ्टिनेंट, और साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। मैं आपके पास आ रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी से एक रिएक्शन लेकर के। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, पाकिस्तान ने जो अब तक झूठ फैलाया और आतंक को लेकर के किस तरह से वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे भी लेता रहा दुनिया भर से और कार्रवाई भी नहीं की, कभी एबटाबाद में
ओसामा बिन लादेन मिले तो कभी और भी आतंकवादी मिलते रहे, और अभी जो कार्रवाई हो रही है, अब ऐसा लग रहा है जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल जिसे कहते हैं पाप का घड़ा फूटना, तो झूठ का घड़ा पूरा भर गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, मैं दो बातें बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, दो भागों में कवर करूंगा। पहला है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये एक बहुत बड़ा एक टूल होता है नेशंस के हाथ में कि दूसरी कंट्री के सिविलियंस का और अवाम का और इंडियन आर्मी का मोराल नीचा किया जाए। वो झूठ पे, फेक नैरेटिव पे बनता है, उससे वो चाहते हैं कि मोराल डाउन हो जाए बोथ फोर्सेस का और सिविलियंस का। जी वो पाकिस्तान ने, जैसे आपने देखा है, उन्होंने बोला था कि हमने इनके 3 रफाल डाउन कर दिए हैं, कई ड्रोन डाउन कर दिए हैं, और कई तरह के इस तरह से झूठे कि हमने इनके हेडक्वार्टर्स पे अटैक कर दिया है। तो जैसे कि आपने बताया अभी कि हमें जो है हमारा पूरी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनको ट्रस्टेड चैनल्स पे ही और ट्रस्टेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही यकीन करना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया है, इसने रोज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कॉन्फ्रेंस करती है। लास्ट 2 दिन से आप देख रहे हैं, जब से लड़ाई लागू हुई है, हम सच का सच, झूठ का झूठ बताते हैं, और अपना भी हमारा अगर कोई खामी है उसको भी साफ साफ बताया जाता है, जिससे कि पब्लिक को पूरा इंफॉर्मेशन रहे। और ये सोशल मीडिया वगैरह, ये झूठा फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान से निकल रहा है, उसको अवॉइड करे। और जैसे कि मैं हमेशा बताता आता हूँ, कोई भी सोशल मीडिया में आपको वीडियो दिखाई दे तो उसको चेक, रीचेक, रीचेक बिफोर फॉरवर्डिंग। बिल्कुल, कोई भी ऐसा काम ना करे जो देश के मोराल और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस जो आगे बहुत कठिनाई से लड़ रही हैं, उसमें कोई विघ्न आए। और हमें यकीन है कि थोड़े ही समय में ये सारा फेक नैरेटिव पाकिस्तान का भंडा फट जाएगा। बिल्कुल, भंडाफोड़ हो रहा है, भंडाफोड़ हो रहा है, हर एक झूठ को बेनकाब किया जा रहा है। इस पर हम आगे अलग से बात भी करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के सहारे है, झूठ के सहारे है, और किस तरह से उसके हर एक झूठ को बेनकाब किया जाता है। अखिलेश अभी बता भी रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मकसद तो यही है। भारत सरकार जो रेगुलर ब्रीफिंग करेगी, साथ में जो PIB फैक्ट चेक है, वो भी एक से बढ़कर एक झूठ का भंडाफोड़ कर रही है। आगे चलकर हम बताएंगे। हर्षवर्धन जी, जिस तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है दुनिया भर में, संयुक्त राष्ट्र में गया, सुरक्षा परिषद में बंद कमरे की मीटिंग मांगी, वो भी मिल गया, लेकिन वहां बंद कमरे में भी लताड़ लगी कि कर क्या रहे हो आतंक के मोर्चे पर, आतंकी किस तरह आपके यहां पल रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की मार लगी है, उसके बाद भी वो चाहता है कहीं से कुछ समर्थन मिल जाए, लेकिन बिल्कुल अलग थलग। हर्षवर्धन जी, कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती जी, और कुत्ते की दुम कटने का वक्त है। दुनिया से अलग थलग है, उसके भीतर इतने अंतर विरोध हैं कि वो कई हिस्सों में टूटता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान में उसकी हालत बहुत खराब है, सिंधी और पश्तूनी लोग उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। भारत के लिए ये एक अवसर भी है। अवसर इसलिए है, इसलिए नहीं कि हम ही से कटा हुआ हिस्सा है, हम उसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये अवसर है कि दुनिया को आतंकवाद की जो फैक्ट्री है, जो टेरर का हब है, जो ट्रेनिंग कैंप है टेररिज्म का, उसको समूल नाश करें। और जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, उसमें हम जितना ज्यादा घुस सकते हैं, जितना उन लोगों को मुक्त करा सकते हैं, वो करना चाहिए। और नहीं तो हमें LOC तो डिसमेंटल करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब हमारा वो हिस्सा है उस पर अवैध कब्जा करके रखा है इतने वर्षों से, तो उस हिस्से को वापस लेना चाहिए। एक और जो जरूरी बात है कि वहां की आवाम, वहां की जनता, उसका भी एक बड़ा हिस्सा है जिसको ये लगता है कि अगर भारत हमारी मदद करे तो हम इन लोगों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन लोग हैं वो मसूद अजहर जैसे लोग हैं, वो LLT, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह की जो आतंकवादी संगठन है, उनसे पीड़ित लोग हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह की मुश्किल में नहीं होगा। ये शायद उनको भी एक उम्मीद की तरह दिख रहा होगा कि शायद हमारी भी मुक्ति हो जाए इसी बहाने से। बिल्कुल बिल्कुल, और वो दिखाई पड़ रहा है खासतौर पर पश्चिमी बॉर्डर पर, पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर, वो भी एक मौका देख रहे हैं। और अखिलेश जिस तरह से कि लगातार झूठ का भंडाफोड़ हो रहा है, पाकिस्तान के झूठ का भंडाफोड़ हो रहा है अखिलेश, इसी क्रम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने बताया
कि पूरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो तो यही है कि पाकिस्तान जब हर तरह से मार खा रहा है तो हर तरह से मार खाने के बाद झूठ के सहारे, प्रोपेगेंडा के सहारे है। कौन कौन से ऐसे बड़े झूठ का पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने मोटे तौर पर सहारा लिया था, जिसको भारत ने बिल्कुल बेनकाब कर दिया, बेपर्दा कर दिया। अखिलेश, हाँ देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो झूठ बोला कि वो जो पहलगांव की घटना थी, पहलगांव की घटना को पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत द्वारा कराया गया ऑपरेशन है। और उन्होंने विश्व मंच पे सुरक्षा परिषद के अंदर, चाहे वो ओपन मीटिंग हो चाहे वो बंद मीटिंग हो, सब जगह उन्होंने यही कहा कि ये भारत द्वारा कराया गया कदम है। अभी भी वो अभी भी जहां वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस जगह पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने अपनी डिप्लोमेट की पूरी फौज लगा दी है, पुराने जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको पूरी फौज लगा दी है। और उनका मकसद यही है तो यह कहना, बार बार कहना कि ये जो ऑपरेशन है वो भारत ने खुद कराया है। लेकिन जो मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि जो एंकर, जिन एंकरों पर विश्वास करके वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सारे एंकर इस बात को उन्हें पूछ रहे हैं कि ये बात आपको कहाँ से लग रही है, ये बात कैसे आपको लग रहा है, क्या आपके एलएटी के साथ संबंध नहीं है, क्या आपके घर के अंदर एलएटी बैठा हुआ नहीं है, क्या आपके घर के अंदर जेईएम बैठा हुआ नहीं है। इस बात पे उनका कोई उत्तर नहीं होता। जब सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपने करवाया है, तब वो कहते हैं एविडेंस दीजिए। और तब उन सारे लोग बोलते हैं कि इसमें इतनी घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर, उन सारे में आपको एविडेंस दिया गया। उस एविडेंस का आपने क्या कहा? पठानकोट में तो यहाँ तक कि आईएसआई की एक टीम भी गई वहाँ देखने के लिए, और उसके बाद भी आपने क्या कहा? तो ये एक उनका जो झूठ पर झूठ, एक पूरी लिस्ट जारी की गई है कि किस तरीके से एक के बाद एक वो झूठ बोल रहे हैं। कभी शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ जी 5 हमने गिरा दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं। तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पूरी रणनीति ये है कि युद्ध के मोर्चे पे वो हार रहे हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम नैरेटिव के मोर्चे पर जीत जाए, नैरेटिव के मोर्चे पर भी लगातार हार रहे हैं। तो अब स्थिति ये आ गई है कि पाकिस्तान के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। बार बार उनके जो थके हुए जो डिप्लोमेट हैं, थके हुए जो लेफ्टिनेंट, जो कह सकते हैं कि उनके जनरल्स हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, वो उनको और कोई काम नहीं, तो उनको एक पकड़ा दिया गया कि ये सब आप बोलते जाइए। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान आज इस मामले में भी भारत की तरफ से पछाड़ खा गया है। हाँ ठीक है, मैं लौटता हूँ। राजीव, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि पाकिस्तान ने बताया कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है ये होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है। पर जब हमने उनके कैंप पे स्ट्राइक किया तो आपने देखा है टेररिस्ट में मौलाना मसूद अजहर की फैमिली की भी 10 संख्या की डेथ हुई है। बिल्कुल। फ्यूनरल पे भी आए हुए थे। बिल्कुल। और फ्यूनरल में, टेररिस्ट के फ्यूनरल पे उनको पहले तो नेशनल फ्लैग में रखा गया, फिर वहाँ के जनरल भी आए हुए थे। उनका झूठ इससे ही पकड़ा जाता है। ठीक है। झूठ बोलते रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल, ये तो हम भी दुनिया ने ही देख लिया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, अभी हम पूरी झूठ की लिस्ट दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की, और दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्या क्या झूठ बोला है और क्या क्या सच्चाई है। हम इस पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हर्षवर्धन जी आप रहिएगा, अखिलेश आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे चल करके वो लिस्ट दिखाएंगे तमाम, जो कि हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या बड़ा बड़ा झूठ बोला। अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, जो उसने फेक नैरेटिव फैलाया है, उसको किस तरह से बेनकाब कर रहा है भारत, इस पर खास तौर पर बात करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आतंक पर प्रचंड प्रहार। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या क्या प्रोपेगेंडा किया है, क्या क्या फेक न्यूज, फेक नैरेटिव फैलाया है और भारत ने किस तरह से उसे सच का आईना दिखाकर बेनकाब किया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसकी ताकत भारत के सामने कहीं भी नहीं टिक पाने की है। वो जनता भारत से कभी जीत नहीं सकता, इतना वो अच्छी तरह से जान गया है। लेकिन माहौल भौकाल बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी नेता सोशल मीडिया पर फेक खबरें, फेक नैरेटिव और झूठ फैला रहे हैं। भारत सरकार बार बार ऐसे फेक नैरेटिव का खंडन कर रही है और आम लोगों को सावधान भी कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इस बीच निर्देश जारी किए हैं कि रक्षा अभियानों की जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो जिम्मेदारी से भरी होनी चाहिए। इसको लेकर निर्देश दिए हैं। सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों को भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सलाह दी गई है। रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के दौरान लाइव कवरेज न करने की बात कही गई है। इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी का खुलासा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दुश्मन देश इसका फायदा उठा सकता है। संकट के समय में जल्दबाजी या अपुष्ट रिपोर्टिंग ला सकती है गंभीर परिणाम, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। केवल अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली जानकारी को ही प्रसारित करें। सभी लोग, सभी संबंधित पक्ष सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। पत्रकारिता और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों का पालन करें। लोगों को सही सूचना दें, क्योंकि कुछ चीजें देखिए आप जरा। पाकिस्तान की ओर से पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले के दावे की खबर को भारत सरकार ने झूठा बताया, जबकि पाकिस्तान ने पठानकोट या राजौरी में आत्मघाती हमले कर भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया था। यह हो गया एक मामला, लेकिन भारतीय सेना ने तो उसकी पोल खोल कर रख दी। एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तान ने जम्मू एयरफोर्स बेस पर विस्फोट का दावा किया था, जबकि जो वीडियो डाला था वो कब का है? वो अगस्त 2021 का है। वो भी कहां? काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट का। बताइए किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके नारायण के उत्तरी कमान के सेना अधिकारी को सैन्य तैयारियों के संबंध में एक गोपनीय पत्र लिखने का दावा कर दिया, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जनरल वीके नारायण चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ही नहीं। फिर इसी तरह से पाकिस्तान ने जालंधर में ड्रोन हमले का दावा कर दिया, लेकिन पोस्ट में जो वीडियो था वो एक खेत में लगी हुई आग का वीडियो डाल दिया। तो पाक की वीडियो का समय शाम 7:39 है और पहला ड्रोन हमला रात 9 बजे हुआ है। तो बताइए किस तरह के फेक नैरेटिव फैला रहा है। जालंधर के जिलाधिकारी ने इसके बारे में पुष्टि कर दी कि बिल्कुल फेक वीडियो फैला रहा है। पूरे भारत में पाकिस्तान ने हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का दावा कर दिया, जबकि सरकार की ओर से, यहां भारत सरकार की ओर से तो ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की ब्रिगेड पर फिदायीन हमले का दावा कर दिया, जबकि यह भी सरासर झूठ है। पाकिस्तान ने एक और दावा किया कि भारतीय सेना ने अमृतसर में अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया और अपने ही नागरिकों पर हमला कर दिया। बताइए, बेसिर पैर की बात। इस पर भी स्पष्टीकरण आ गया है और इसके स्पष्टीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और असली तस्वीर को उजागर कर दिया। तो लगातार पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, उसका झूठ बिल्कुल बेपर्दा हो रहा है, फेक नैरेटिव एक्सपोज हो रहा है। तो इन सब के बीच पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग हो चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ लिया। कैसे, जरा देखिए। Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business.
तो बिल्कुल हाथ झाड़ लिया है सबने, पाकिस्तान मदद की गुहार लगा रहे, लेकिन सबने हाथ झाड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से साबित हो चुका है कि कितना झूठा देश है और उसके प्रोपेगेंडा, उसके नैरेटिव, फेक नैरेटिव की हवा खुल रही है बिल्कुल हर जगह से। हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जुड़ गए हैं, साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं पहले तापस के पास चलता हूं, फिर हर्षवर्धन जी के पास आऊंगा। तापस, बिल्कुल एकदम पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लगता है कि एकदम बिल्कुल मुस्तैद है कि पाकिस्तान जो ही कोई झूठ फैलाता है उसकी कुछ ही देर बाद उसका खंडन आ जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है कि भाई तुम जिसको बता रहे थे कि ये तो मिसाइल की आग है, वो तो खेत में किसी फसल में लगी हुई आग थी। जिसको तुम आज का वीडियो बता रहे हो वो तो कहीं 2021 में कहीं काबुल कंधार में का वीडियो है। तापस जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद पाकिस्तान का नाम जो है वो उसको बदल देना चाहिए, पाकिस्तान ना पाकिस्तान। अच्छा नाम दिया आपने, पाकिस्तान अच्छा नाम है, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि हमने क्या जब से उनकी शुरुआत हुई है 1947 से, तब से वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया तो किसने किया। जब 1947 में पहली बार जंग छिड़ी, उन्होंने कहा कब लिया उन्होंने किया। उसके बाद यूएन के लोग आए, उनको देखा उन्होंने कि उनके खुद के आर्मी के ऑफिसर, उसके बाद 65, 71, उसके बाद आपने कारगिल वॉर में देखा, और अपने जो जवानों को वो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो जो देश अपने जवानों की इज्जत नहीं करता वो उस देश का क्या औचित्य है वो खुद समझ नहीं आता। अभी पूरे देखिए अब पीआईबी फैक्ट चेक से आ रहा है कि एक के बाद व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि एटीएम्स बंद हैं, एयरपोर्ट्स बंद है। पीआईबी फैक्ट चेक जो है और दूरदर्शन, ये दोनों मिलके इस पूरी प्रोपेगेंडा वॉर को खत्म करने में लगे हुए। हमने हमेशा कहा है कि जो खबरें हम लोग दूरदर्शन दे रहा है या पीआईबी फैक्ट चेक दे रहा है वो सच है, और वही हर बार फैक्ट चेकर से आ रहा है। उन्होंने कहा एटीएम नहीं है, एटीएम सब जगह खुला हुआ है, एसबीआई का बयान आया, सारी कंपनीज का बयान आया। उन्होंने कहा एयरपोर्ट्स बंद है, हमने दिखाया हमारे खुद के ट्वीट के जरिए कि सब जगह पे नहीं, कुछ जगहों पे नोटेम जहां पे लगा है वहां पे एयरपोर्ट्स बंद है। ये सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से ये पाकिस्तान जो है ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का वॉर कर रहा है। और अब सब सोचिए जिनके जो मिनिस्टर्स है, डिफेंस मिनिस्टर्स है, आर्मी मिनिस्टर है, वो ऑन एयर ऑन कैमरा झूठ बोल सकते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे देश से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान कहें, फेंकुस्तान कहें, कोई भी स्थान कहें, लेकिन पाकिस्तान कैसा है ये अब पूरी दुनिया देख रही है। और जैसा कि विक्रम मिश्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, विदेश सचिव ने, ये तो बुनियाद ही, इनकी शुरुआत ही 75 साल पहले जो है वो झूठ के बुनियाद पर ही हुई है। और वही चीज पाकिस्तान आज तक अपना वो डीएनए बदल नहीं पा रहा है। हर्षवर्धन जी, लालचंद जी, सिर्फ झूठ पर नहीं टिकी हुई है, ये अवैध मुल्क है। हाँ। ये मुल्क ही वैध नहीं है, और जिस खतरनाक मजहबी कट्टरता की सोच पर ये बनी है वही खतरनाक मजहबी कट्टरता इसको समाप्त भी करेगी। आप अगर पाकिस्तान के, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भारत सरकार की पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट है बहुत शानदार काम कर रही है। ढेर सारे लोग इंडिविजुअली बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर वो फैक्ट चेक कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि पाकिस्तान के यूट्यूब, पाकिस्तान के एक्स अकाउंट बहुत कुछ बंद हो गए, लेकिन फिर भी जो कुछ आ रहा है उसमें बड़ा हिस्सा वो है जो अपने देश की बदहाली बता रहे हैं, जो अपने सेना के जो अधिकारी हैं, फौजी जो हैं, उनके कुकर्मों को बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं किस तरह से हमारे राजनेता पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ कुछ लोग, और पाकिस्तान को लेकर अब कोई भ्रम नहीं दुनिया को, कुछ लोग आतंकवादियों के नाम पर दुनिया भर से मदद लेते रहे और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाते रहे। अब अमेरिका तो खुद उसको लंबे समय तक प्रश्रय देता रहा, अलग अलग देश उसको समर्थन देते रहे, लेकिन अब वो स्थिति है कि वो सबके लिए मुसीबत बन गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के भीतर से भी ऐसी आवाजें हैं और हम वो लगातार देखते रहे। बलोचिस्तान तो उसका एक हिस्सा है, और बार बार बलोचिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारत सरकार को हमारी थोड़ी और मदद करनी चाहिए। हम मोर्चे पर बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया और दूसरी चीजों से जो दिखता है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को लगातार मुसीबतें हो रही हैं, वो जान गंवा रहे हैं। 30% से अधिक हिस्सा बलोच लिबरेशन आर्मी के पास है। और एक बहुत जरूरी काम जो लगातार हो रहा है, जिसमें 8000 से अधिक सोशल मीडिया खाते हैं, भारत विरोधी, भारत में रहकर लोग कर रहे हैं जी।
उनके खाते बंद हो रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, उनकी वेबसाइट बंद हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार को बिना किसी संकोच के युद्ध के समय में जो लोग देश विरोधी हरकतें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए बिना बिल्कुल, ये देश का मानस है। बिल्कुल, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, ये लोग जो गिने चुने जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, निश्चित तौर पर कोई उनके साथ नहीं है। वो कोई उनके साथ नहीं है। वो भले दावे करें कि हमको इनका साथ है, इनका साथ मिल रहा है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है। मैं तापस के पास आऊं उसके पहले हर्षवर्धन जी, एक और बात आपसे जरूर मैं करना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा में भी दो तरह का गेम खेल रहा है हर्षवर्धन जी। पहला ही वो कहता है हमने भारत के ये मार गिराए, वो मार गिराए, ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो ये बात, और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत ने हमको ऐसे मार दिया, भारत ने हमको ये कर दिया, हमारा ये तबाह कर दिया, हमारा वो तबाह कर दिया। भारत कहता है ना तुमने हमारा तबाह किया है, और हमने तो अभी तुमको ठीक से ठोकना शुरू भी नहीं किया है। अभी तो हम उस लेवल तक गए ही नहीं है, ना हम जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो ये दोनों तरह का जो झूठ फैला रहा है कि हमने उनका ये गिरा दिया, और दूसरी तरफ ये कि हम हाय तौबा मेरा ये मार दिया, मेरा वो कर दिया, ये ध्वस्त कर दिया। क्या मकसद है पाकिस्तान का? क्या मकसद है इस तरह के झूठ का और प्रोपेगेंडा का? हर्षवर्धन जी, देखिए लालचंद जी, प्रोपेगेंडा के अलावा अब उनके पास कुछ है नहीं। अगर वो प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ बचा नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ समय में जो खबरें आई, पाकिस्तानी सेना के भीतर भयानक क्रैक है। इस तरह का क्रैक कभी पहले नहीं दिखा। बीच में जरूर ये खबरें चली कि क्या असीम मुनीर वहां तख्ता पलट कर देंगे, खुद काबिज हो जाएंगे, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की तरह फिर लंदन भागना पड़ेगा। ये सारी खबरें आई, लेकिन सच ये है कि अब सेना में वो ताकत नहीं रही। पहले पाकिस्तान की सेना में जो ताकत थी, उस ताकत के आधार पर वहां के जो सेनाध्यक्ष हुआ करते थे वो डिक्टेटरशिप करते थे। अब वो ताकत भी नहीं रही, तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब पूरी तरह से वो प्रोपेगेंडा पर है। दूसरा क्या है कि वहां एक बड़ा वर्ग है जो ये जान रहा है, अच्छे से समझ रहा है कि आज का जो भारत है, ये जो भारत है जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो निर्णय लेता है, इसने दुनिया भर में कूटनीतिक तरीके से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। और देखिए, भारत के लोगों को ये चित्र याद रखना चाहिए। हम जब इजराइल के ऊपर हमले होते थे, हमास के हमले या गाजा पट्टी से हमले होते थे, तो हम कहते थे कि कितना शानदार इनका आयरन डोम सिस्टम है, के नागरिकों को कुछ नहीं होता, छिटपुट कहीं कोई मिसाइल गिर गई, कहीं कुछ हो गया। वो तो चूंकि युद्ध में हमेशा रहते हैं, चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो वो बंकर वगैरह तैयार करते हैं। हमने वो करके दिखाया। इस चित्र को भारत के सामरिक इतिहास में याद रखा जाएगा। कल जो कुछ हुआ है, अचानक देर शाम से जो शुरू हुआ, अगर हम उसे देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान तक तरह से मिसाइल और ड्रोन का हमला किया पाकिस्तान ने, लेकिन वो नाकाम रहा। पूरी को हवा में ध्वस्त कर दिया गया। हमारे यहाँ बिजनेस एज यूजुअल है, लाइफ उसी तरह से चल रही। जाहिर है हम वो एहतियात जरूर बरतेंगे। तो मुझे लगता है फिर बचता क्या है उनके पास? फिर बचता है प्रोपेगेंडा चलाओ, झूठ फैलाओ, अफवाह फैलाओ, लेकिन वो शायद अब उनके बहुत दिनों तक काम नहीं आने वाला। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम लोग भारत में इस बात की बड़ी तारीफ करते थे कि इजराइल का कितना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, और अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति यह है कि इजराइल कह रहा है कि भारत का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तो हमसे भी ज्यादा कामयाब नजर आ रहा है, जिस तरह के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम किया है। और तापस, अभी जब आप हर्षवर्धन जी से बात कर रहे थे, आप लगातार अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे। आई एम श्योर कि आपके पास फिर पाकिस्तान का कोई ना कोई झूठ और उस पर भारत का खंडन पहुंचा होगा। लेटेस्ट क्या है बताइए। एक के बाद एक चीज़ें आ जा रही है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग बात कर रहे थे, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए, जो दोनों ही देश एक 1947 में आज़ाद हुए, आज पाकिस्तान कहाँ है और आज भारत कहाँ है। आज पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट, आज IMF की इनफैक्ट आज मीटिंग है, हो रही है उनको बेल आउट देने की। आप सोचिए 130 बिलियन उनका डेट है, मतलब उन पे कर्जा है, एक्सटर्नल डेट है, और उनके पास सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व करीब $15 बिलियन रह गया है। आप सोचिए जिनके पास खाने के पैसे नहीं है वो लड़ाई करने की बातें करते हैं, तो ये अपने आप में शर्म की बात है। एक के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम जो है ना, एक बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये एक के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग की टीम गलतियां निकाल रही है और बता रही है लोगों को कि, और चेता भी रही है कि किस तरीके से ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा,
कह रहे हैं कि एनएसए की अजीत डोभाल फेसबुक पे जी देखिए सबसे बड़ी बात तो जो फेसबुक का अकाउंट है वो फेक है, उसमें वो डाल रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किस हद तक पहुंचे हैं, मतलब वो फेक नहीं, वो किसी एनएसए के ही उन्होंने फेक अकाउंट बना दिया। और ऐसे सिर्फ एक नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो फेसबुक पे और अलग अलग जगहों से वहां पे किया गया डीप फेक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और पीआईबी की फैक्ट टीम पूरी तरीके से इसको लड़ रही है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग बार बार बात करते हैं ना, जिस तरीके से ये लोग झूठ कह रहे हैं, तो झूठ का पैमाना इस तरीके से बढ़ गया है कि कोई भी उनके जो आसपास के जो देश थे जो उनको सपोर्ट करते थे वो भी अपने आप को पीछे खींच रहे हैं कि अब यहाँ से अगर चीजें बिगड़ती है तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो शायद पाकिस्तान को उनके जो मिलिट्री, खासतौर से मैं कहूँ मिलिट्री है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मिलिट्री का जो उनके इकोनॉमी में असर है वो देखने को वहाँ पे जो उनका और जो आर्थिक असर की बात कही, वो उनके कंट्री में नहीं रहता, उनके बच्चे वहाँ पे नहीं रहते, उनके सब बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं। ठीक है, आज आर्थिक असर को लेकर के और मदद को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से पहले एक ट्वीट आया, ठीक है, एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने दुनिया से गुहार लगाई, ठीक है, कि हमें दीजिए मदद, क्योंकि हम तो भारत से ऐसे लड़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद उसको हटा भी लिया, कहा हमारा अकाउंट हैक हो गया था। हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान जिस तरह का झूठा देश है, तो मुझे लगता है कि ये हैक होने वाली बात भी झूठी हो सकती है। पहले उन्होंने गुहार लगाई हो कि हाँ भाई मुझे मदद दो कोई, और उसके बाद जब थू थू होने लगी तो कह दिया कि हैक हो गया। ये भी तो बात झूठी हो सकती है, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, झूठिस्तान का, तो ये बात भी झूठ हो सकती है। उनके पास जो पैसा है ना, उनके पास जो फॉरेक्स, आलोचना जी, उनके पास जो पैसा है वो भी तो उन लोगों का ही पैसा है। आज की डेट में अगर यूएई और कतर पैसा ना दे, जो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक हफ्ता नहीं चलेगी। आज उनके पास जो, हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, उनके पास जो एक जो रिजर्व में रहता है ना एक कंट्री का, वो जो पैसा है वो खैरात में मिला हुआ है, बिल्कुल से मिला हुआ है। अब तो खैरात भी कोई देने को तैयार नहीं है, खैरात भी देने। हर्षवर्धन जी, ये बात भी झूठ हो सकती है कि नहीं हमारा अकाउंट हैक हो गया था, हो सकता है खुद ही ट्वीट किया हो, बाद में थू थू होने के बाद कहा कि हैक हो गया अकाउंट। एक बार अनम्यूट कीजिए हर्षवर्धन सर। मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई। पाकिस्तान में लोगों में डर है, घबराहट में कई बार आदमी, जिसको कहते हैं कि अपना गुस्सा भगाने के लिए थोड़ा अपने को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है, फिर बहुत झूठ बोलता है, फिर वो एक बार कुछ करता है तो कंफ्यूजन में आता है तो कुछ और करने लगता है। तो पाकिस्तान एक तो उस अवस्था में, दूसरा क्या है, वहां कोई अभी सेंट्रल कमांड नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसी स्थिति में नहीं। फिर अगर हम ये देखें कि जो उसने कहा कि हमारा जो अकाउंट है, एक्स अकाउंट, वो हैक हो गया। पहली बात तो एक्स अकाउंट हैक अगर हुआ तो वो बातें क्यों लिखी हैं जो पाकिस्तान का सच है, लेकिन चलो मान लिया, तो हम तो लालचंद जी इसको झूठ का सच मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के सारे जो, जिसको हम डिजिटल कहते हैं प्लेटफॉर्म या वो सब खतरे में हैं। और उनको हैक अगर लोग कर रहे हैं तो अगर दोनों ही तरह से देखें, अब वो आरोप लगाएगा कि भारत के लोगों ने हैक कर लिया, या अगर उस देश के लोग ही हैक कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसके देश के लोग भी उससे जुड़े हुए। मुझे लगता है उस मुल्क के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ है। सच सबसे बड़ा यही है, बाकी जो कुछ उसके इर्द गिर्द कहानी बनाई जा रही वो सब झूठ है। सच एक है, ये जो इस्लामिक बुनियाद पर बना मुल्क पाकिस्तान था, जो जिन्ना की जहरीली, घृणा करने वाली, लड़ाने वाली, विभाजन वाली नीति पर बना था, उसके दिन हो रहे हैं। अब वो पाकिस्तान कब्रिस्तान में अपनी जगह बनाने जा रहा है इतिहास में। ये एक सच है, सबसे बड़ा सच तो यही दिखता है। बिल्कुल, ये सच दुनिया के सामने भी उजागर हो रही, और ये दुनिया देख रही है। और आपने कहा ना कि मजहबी कार्ड पाकिस्तान का अब कहीं पर नहीं चल पा रहा है। जो आसिम मुनीर ने मजहबी कार्ड खेला था, उसके बाद क्या कुछ दुर्गति हो रही है वो दिखाई पड़ रही है। तापस जिस तरह से कि आज हम उस ट्वीट की बड़ी चर्चा है कि पहले मांग की और उसके बाद कहा कि नहीं ये तो हैक हो गया था। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि उनका तो लगता है कि वो जो डिजिटल सिस्टम है वो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है क्या, कि जब चाहे कोई भेज दे उसको, जैसे भारत ने भेज दिया।
क्या चाइनीज है क्या, शायद वो भी शायद चाइनीज ही होगा। मैं इसको थोड़ा अलग लेके जाता हूँ। एक अभी पीआईबी की फैक्ट टीम ने एक चाइना दिल्ली का एक वो डाला है, चाइना दिल्ली का एक खबर था, उसमें एक फोटो डाली गई थी खासतौर से। मैं एक स्टोरी थी आपके अल जज़ीरा का, उन्होंने उसमें कहा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है फोटो। इस फोटो के जरिए वो कह रहे थे, ये इस फोटो में कहा गया है कि भारत का एक विमान गिरा है और पाकिस्तान का भी एक विमान ऐसा क्षतिग्रस्त हुआ है। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पता लगाया ये जो फोटो और ये जो रिपोर्ट है दोनों ही फेक है। फेक ऐसे, ये जो पिक्चर डाली गई है ये डाली गई है 2019 की फोटो थी। आप सोचिए 2019 की फोटो को चाइना दिल्ली शेयर ने, चाइना के जो एक अखबार ने डाला है और कहा कि 3 इंडियन जेट्स जो हैं वो कश्मीर में क्रैश हुए। पूरा फोटो कब किया? 2019 की, और उसको स्टोरी में डाल के अल जज़ीरा का स्टोरी का हवाला देके चलाया जा रहा है। आप सोचिए कि किस हद तक लोग मतलब ये कर सकते हैं। और अगर पीआईबी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ना हो तो, और दूरदर्शन के लोग ना हो जो एकदम आपको जो सत्य हैं वो सत्य दिखाते हैं, सत्य में विजयता में हम बिलीव करते हैं, सटीक जानकारी हम देते तो सोचिए देश में किस तरीके का माहौल हो सकता था। और आज, और ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हैंडल में बताया जा रहा है कि सुखोई Su-30 MKI जो है उसको शॉट डाउन किया गया मुजफ्फराबाद में। अब देखिए ये जो फोटो उन्होंने डाली है, ये फोटो जो है 2014 की है, ये फोटो डाली जा रही है, ये लाइब्रेरी पिक्चर की क्यों तपस, लाइब्रेरी पिक्चर जिसको हम लोग क्या करते हैं ना कि लाइब्रेरी पिक्चर डाल दिया है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उसी का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। ठीक है हर्षवर्धन जी, 1971 का इंपॉर्टेंट है। ठीक है हर्षवर्धन जी, 1971 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बाद, उसके बाद 1999 में कारगिल हुआ। अब जो आज के जमाने में जो ये टकराहट हो रही है हर्षवर्धन जी, ये एक अपने आप में अलग बात, क्योंकि अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, ये टॉपिक शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉर, जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा वर्सेस रियलिटी। इस मामले में हमें किस तरह से और सतर्क रहना चाहिए हर्षवर्धन जी, खासतौर पर मीडिया, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस पर भी जरूर बात थोड़ी सी कहिए, और आम लोगों के लिए भी, आम लोगों के नजरिए से भी। नहीं, निश्चित तौर पर एक तो आम लोगों के लिए तो बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ऐसी जानकारी जब तक पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं होती है उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, युद्ध का वक्त है, हमारे देश का मनोबल बढ़ाने वाली अगर कोई खबर है और उसे आप साझा कर रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। कई बार जब प्रोपेगेंडा वॉर में लड़ना होता है, दूसरे के झूठ से लड़ना होता है, तो हमें भी कई बार मैनिपुलेट करना होता है। तो एक तो आम नागरिक के तौर पर हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि हम कहीं उनके प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा तो नहीं बन जा रहे हैं, उनके उस ट्रैप में तो नहीं फंस जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देते वक्त अगर हमें जरूरत पड़े तो करना चाहिए। नंबर 2 ये, हमारे जो चाहे हम पीआईबी की बात करें या जो हमारी सेना की ब्रीफिंग प्रतिदिन हो रही जो विदेश सचिव कर रहे हैं, उसमें जो फैक्ट आ रहे हैं उसके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है उसको जरूर देश को आगे बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तीसरी चीज, किसी भी स्थिति में आप चाहे जितना जिस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो भारत के खिलाफ कुछ लिख रहा है, चाहे वो कोई मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी चैनल हो, क्योंकि हमने भारत के भी अखबारों को देखा जिन्होंने गलत खबर चलाई, उसके बाद उसको पोस्ट डिलीट किया। हमने कुछ एक और ऐसे देखे, कुछ लोगों पर प्रतिबंध भी लगा है। राष्ट्र सुरक्षा को लेकर इस वक्त अगर कोई गलत कर रहा है तो वैसे युद्ध के समय में साम दाम दंड भेद की नीति होती है, वो जरूर अपनानी चाहिए। और बिल्कुल, साम दाम दंड भेद में अगर भारत की सेना का, भारत की सरकार का, देश के तौर पर भारत का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बार आपको लगे कि ये चीज तो निश्चित तौर पर करनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, तापस आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने बात की कि पाकिस्तान लगातार मात तो खा रहा है, लेकिन मात खाने के बाद दूसरे हथकंडे अपना रहा है, तो हर एक प्यारे देशवासी, दर्शक, कोई भी सामग्री आपके पास आए उसको बिल्कुल पूरी तरह से पहले चेक कीजिए कि वो कितना सही है, कितना गलत है, क्योंकि अभी 1000 चीजें आपके पास आएंगी, सबको चेक कीजिए, उसके बाद ही उस पर भरोसा कीजिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी रहेगा। नमस्कार।